नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कि विश्व कप क्रिकेट में भारत का विजय अभियान जारी है। लखनऊ के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में हमको गुलाम रखने वाले अंग्रेजों को भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने धूल चटा दिया। चूंकि मैच लखनऊ में हो रहा था तो जीत के तुरंत बाद देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में तेजी से उभर चुके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भारत को जीत की मुबारकबाद दी। लखनऊ से सांसद और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी जीत का बधाई देने में देर नहीं किया। अखिलेश यादव की मीडिया टीम को लगा कि यार ये दो लोग आगे बढ़ जाएंगे, अखिलेश कहीं पीछे ना रह जाए, तो तुरंत अखिलेश ने भी ट्वीट करके भारतीय टीम को जीत की मुबारकबाद दी। मैं भी भारत के विजय रथ को अजेय बने रहने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासतौर से रोहित शर्मा की कप्तानी निखर करके आई है, क्योंकि बहुत कम पर भारतीय टीम ढेर हो गई थी। रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों का चालाकी पूर्वक इस्तेमाल करके जो विजय इंग्लैंड के हाथों से छीना है, उसमें गेंदबाजों का योगदान तो है ही है, रोहित शर्मा के कप्तानी की भी योगदान कम नहीं है। खैर, आज बात विजय अभियान पर नहीं है, क्योंकि वो बदस्तूर जारी है और मुझे लग रहा है कि विश्व कप के फाइनल तक यह इसी तरह से जारी रहेगा। मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम को। मित्रों, आज बात बेहद संवेदनशील है। कल केरल में एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के पक्ष में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आतंकी नेताओं को वर्चुअल संबोधन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो फलस्तीन से वर्चुअल जुड़े हुए थे। यह निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल और राष्ट्र विरोधी कृत्य था, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में किसी का कहीं से भी शामिल होना कोई बहुत घटना नहीं है। मेरे ही इस चैनल पर अमेरिका से और सिंगापुर, मलेशिया से लोग जुड़े हुए हैं। हमने उनका साक्षात्कार किया है और उनका साक्षात्कार दिखाया है। अमेरिका के एक सीनेट के चुनाव लड़ चुके बलिया के हैं ब्रजेश जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। मतलब कई लोग, किसी का भी कहीं से वर्चुअल जुड़ने में कोई ना तो कानूनी अड़चन है और ना ही व्यवहारिक। लेकिन मामला यह हो कि हमारा देश एक देश के साथ अपना संबंध घोषित कर चुका है और हमारा तन मन और समर्थन उस देश के साथ है, और देश के कुछ लोग उस देश के विरोधी शक्तियों को अपने साथ लाने और उनको भारतीय जनता को संबोधित करने का प्लेटफॉर्म दे, तो यह गैर कानूनी होगी, राष्ट्र विरोधी होगी। उस पर केस रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन सभा का आयोजन करने वालों को यह पता था कि इसमें केस पंजीकृत होगा और हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में कानून की चक्की बहुत धीमी चलती है। कई बार तो चलती रह जाती है और लोग स्वतः निकल चुके होते हैं। जब उनके विषय में केस खुलता है तो पता चलता है उनको मरे 15-20 साल हो गया, स्वतः स्वाभाविक मौत, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। तो उसका क्या मतलब रह गया? अगर कानून उसको फांसी भी देगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो वो अपनी जीवन जी चुका। तो इसलिए वहां के लोगों को पता है कि भाई वो केस होगा, FIR होगा, केस खुलेगा, हमको कुछ नहीं होगा। हमारे विद्वान न्यायाधीशों को इस विषय पर विचार करना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और लोगों के मन से यह भ्रम हटाना चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर, इतनी लापरवाह, इतनी लाचार है कि यह चलती रहती है और गैर कानूनी काम करने वाले लोग चलते रहते हैं। खैर, यह जब होगा तब होगा, जो हो चुका उस पर चर्चा करते हैं। तो केरल में फलस्तीनी आतंकियों का वर्चुअल संबोधन हुआ और उससे प्रोत्साहित होकर के आज
केरल में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ। एक तो पहले दक्षिण भारत के तरफ के लिए आज बड़ा दुखद दिन रहा। कहीं रेल दुर्घटना हुआ तो कहीं बम विस्फोट हुआ। दोनों ही घटनाओं में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उनके परिवार को यह दुख सहने की परमात्मा शक्ति दे। हाथ जोड़कर मैं परमपिता परमेश्वर से इसकी प्रार्थना करता हूँ। जो लोग घायल हुए हैं वो तुरंत स्वस्थ हों, पूर्ण स्वस्थ हों, प्रभु से यही मांग करते हैं। लेकिन मित्रों, ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई यह जांच का विषय है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए पत्थरों के बीच लंबी लंबी और मोटी मोटी कीलें फंसा करके रेलवे ट्रैक पर रखा गया है। भला वो गौ माता का, जिनके वजह से एक वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। हुआ क्या कि एक गौ माता रेलवे ट्रैक पर बेसुध भागे जा रही थी। ड्राइवर ने जब ट्रैक पर किसी गाय को भागते देखा तो उसने अपनी स्पीड को कम करना शुरू किया, क्योंकि अचानक तो ब्रेक लगा नहीं सकता। वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन है और गौ माता बड़ी तेज से भागे जा रही। धीरे करते 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 जब ड्राइवर एकदम धीरे कर लिया, वो इच्छा ये किया कि गाय हट जाए। लेकिन जहां से गाय हटी वहां जब ड्राइवर की नजर पड़ी कि भाई कुछ पत्थर रखा गया है, तो ड्राइवर उतरा और उसने देखा कि पत्थरों में छुपा करके बड़ी मोटी और मजबूत कील दो पटरियों के बीच में धंसाई गई है। अगर हाई स्पीड ट्रेन उस पर से टकराती तो निश्चित रूप से पलट जाती। और देशद्रोही यही चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो, और इतना दुर्घटनाग्रस्त हो कि देश में यह मांग होने लगे कि भाई वंदे भारत ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और अब इसको बंद कर दिया जाए और हमारे चाचा का जो विदेश में कंपनी है वहां से मंगाई जाए। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है, भारत में निर्मित ट्रेन है, भारतीयों द्वारा बनाई गई ट्रेन है। और इस ट्रेन से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, इस ट्रेन को अगर कोई बंद करना चाहता है तो उसको देशद्रोही से ऊपर का कोई श्रेणी हो तो बताइएगा, हम तो देशद्रोही तक ही कह पा रहे हैं। खैर, गाय के वजह से कई इंसान बचा, हम उस गौ माता को प्रणाम बोलते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है, वो जांच का विषय है। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जो जांच का विषय नहीं है वह यह है केरल में बम विस्फोट, जिसको एक आदमी ने तुरंत उसका जिम्मेवारी ले लिया। यह और भी डबल चिंता का विषय कि आखिर उसको इतनी जल्दी जिम्मेवारी लेने की जरूरत क्या थी। क्या वो मामले को डिरेल करने या किसी और को बचाने के लिए खुद को फंसाने या अपने आप को कुर्बान करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? या जांच एजेंसियां जांचें। मैं दो बातें आपके सामने कह रहा हूं कि क्या हमारा देश वोट बैंक के लालच में इतना ज्यादा दीनहीन और मजबूर हो गया है कि वह एक आतंकी संगठन को अपना सर्वे सर्वा रहनुमा मानने को मजबूर है? क्या मुसलमान को अपना बनाने में, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए, क्या आतंकवादियों को अपना कहना, अपना रहनुमा मानना मजबूरी है, जरूरी है या अतिशक्ति है? सवाल यह है कि इसको कौन रोक सकता है और किसके बस की बात है इसको रोकना। क्योंकि अगर हिंदू इस बात को रोकने के लिए पहल करेगा तो देश में होगा कि एक मुसलमान के विरुद्ध में सारा हिंदू जमात एक हो गया। और मुसलमान इस बात को चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, यह विचार करने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस मुद्दे को अगर मुस्लिम उठाए तो ज्यादा कारगर और बढ़िया माना जाएगा। क्योंकि मुसलमान आए आगे और आकर के कहे कि भाई हमारा देश इजराइल का समर्थन कर रहा है और हम किसी भी तरह के आतंकवाद के पोषक को शेल्टर नहीं देते, ना ही उसको इंडोर्स करते। फिलिस्तीन हमासी आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है, उसको फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दे रहा है, उसको बम बारूद गोला बनाने का माहौल, मौका और जमीन उपलब्ध करा रहा है, जो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए दुश्मन है। हमास के आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष बच्चे, महिला, जवानों को मारा है, जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, वह इस्लाम में वर्जित है, कुरान के विरुद्ध है। और जो कुरान के विरुद्ध है वो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान नहीं है उसको हमारा समर्थन नहीं है।
यह बात मुसलमानों को आगे आकर के कहनी चाहिए थी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि केरल बम विस्फोट में और कल जो फलस्तीनी आतंकी समर्थक का वर्चुअल संबोधन हुआ, उसको किसी भी मुस्लिम संगठन ने उसका खैर मजम्मत नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, ना तो सोशल मीडिया पर आके, ना मेन मीडिया पर आके, ना ही धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जितनी जल्दी में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को पत्रक दे रहे हैं, दूतावासों पर धरना दे रहे हैं, उसके आंशिक रूप से भी अगर इस आतंकी कार्रवाई के विरुद्ध में अपना विरोध दर्ज कराएंगे तो उससे होगा कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों का मनोबल गिरेगा और इससे आतंकवाद जड़ से समाप्त होने के शुरुआत में उसका शुभारंभ होगा। क्योंकि आतंकवाद का खाद पानी इन्हीं लोगों से मिलता है जहां वोट बैंक के लालची लोग उनके आतंक को दरकिनार करके उसमें अपना राजनीतिक हित देखते हैं और सोचते हैं कि भाई इनके आतंकी क्रिया से अगर 100, 200, 500, 1000 आदमी मर भी जाते हैं तो उससे मेरा क्या नुकसान होगा। मैं तो एनएसजी के सुरक्षा में अपने महल में आराम फरमा रहा हूँ और आगे भी मुझे सुरक्षा कंटिन्यू मिलती रहेगी। मरेंगे आम आदमी, और आम आदमी 10-20 मर भी जाएंगे तो 150 करोड़ के करीब मेरी आबादी होने वाली है। अगर 50 करोड़ भी मर जाते हैं तो तब भी हम दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाले लोग रहेंगे। मर रहे हैं तो मरने दो, आम लोगों के जीवन से किसको क्या फर्क पड़ता है। इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए जो लोगों को सहारा लेकर के या जिन लोगों को ह्यूमन चेन बना करके यह राजनीतिक दल के लोग और आतंकी संगठन के लोग अपना आतंकवाद और अपना गंदा मंसूबा आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ आप ही तोड़ पाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई इसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल में जो घटना हुआ है, मैं मांग करता हूं मुस्लिम जमात से कि वह सबसे पहले आकर के अपना विरोध दर्ज कराए कि केरल में विस्फोट होने का आधार तैयार हुआ जब कोई वर्चुअल आतंकी संगठन केरल के जनता को संबोधित किया। वो बेशक कुछ मुट्ठी भरी लोग क्यों न थे, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि केरल में विस्फोट हो गया और आज कई निर्दोष लोग मरे हैं। जब बम फटता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज, संप्रदाय पूछ करके नहीं मारता है। जो उसके जद में आता हो जाता है। निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान भी मरे होंगे, ईसाई भी मरे होंगे, हिंदू भी मरे होंगे। मरा तो भारतीय नागरिक ही है, हमारा ही भाई मरा है, चाहे किसी भी धर्म का हो। यह बात मुसलमानों को आगे आकर के कहना चाहिए, तभी जाकर के उन मरे हुए लोगों के प्रति न्याय होगा और न्याय होता हुआ प्रतीत होगा। और अगर नहीं तो आपको ह्यूमन चेन बना करके, आपको आतंकियों के सामने रख करके ये लोग अपना दुकान चलाएंगे और आप बैठ करके ताली बजाएंगे। ऐसा ना हो, इस उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार केरल में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना के साथ साथ बम विस्फोट का मजम्मत करता हूँ, विरोध करता हूँ। दुनिया में कहीं भी विस्फोट ना हो, आतंकी विस्फोट ना हो, इसी उम्मीद के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।